हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। आज हम बात करने वाले हैं जो कल या परसों जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैं हमें मॉडल पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के मॉडल पेपर की विद आंसर्स। आज की जो वीडियो में हम सेक्शन ए की डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं और किस टाइप का पैटर्न है जो नया आया है। तो सभी स्टूडेंट को ये नॉलेज होना चाहिए कि फिजिक्स का पेपर किस टाइप का आएगा, किस टाइप का पैटर्न है, एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। इसी के लिए ये वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं ताकि ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले बात कर लेंगे ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है और क्या क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी कंडीशन की बात करेंगे। ये नॉलेजेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, यूजफुलनेस और क्या स्किल्स, तो उस पैटर्न के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। उतना या ज़्यादा डिटेल में हमें समझने की ज़रूरत नहीं, अपने इतना समझने की ज़रूरत है कि अगर एमसीक्यू पैटर्न आया, एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कितना है, 1/2। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 8 मार्क्स हो गया। और अगर बात करें फिल इन द ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक की बात करें अगर डियर स्टूडेंट, तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर बात करूँ, मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 10। और हर एक क्वेश्चन का कितना नंबर है, 1/2, और कितने मार्क्स का हो गया, 5 नंबर। बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद बात करें यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ खराब है आज क्योंकि सर्दी हो रखी है। वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो कितने क्वेश्चन है बेटा, 8 क्वेश्चन है। और 8 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो कितना है बेटा, 1 मार्क्स है। और टोटल कितने मार्क्स हो गए इधर, 8 हो गए बेटा। फिर बात करें यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वालों को डायरेक्ट ही पता पड़ जाएगा। तो यहाँ 12 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1/1 से 1/2 है, 18 मार्क्स का ये हो गया। फिर यहाँ पे बात करें ऐसे टाइप 2, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड की बात करें, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, टोटल कितने हो गए, 9 मार्क्स। और अगर लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो इस बार 2 ही क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए, 8, और यहाँ 56 मार्क्स हो गए। ये टाइम स्लॉट डिवाइड है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि 20 मिनट में आपका क्या हो जाना चाहिए, एमसीक्यू पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए, 10 मिनट्स में आपकी फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो जाने चाहिए, 20 मिनट्स में अगेन वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाने चाहिए, 70 मिनट्स में आपके शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट खत्म होना चाहिए, 45 मिनट्स आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड में, और फाइनली 30 मिनट्स आपको किस में देने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में। तो बेटर है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए वो भी यहाँ पे आरबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे पूरा डिस्क्लोज किया हुआ है। टोटल 195 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, ताकि आपका जो परसेंटेज आए मार्क्स वो 100% हो जाए। अब देखते हैं पैटर्न किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आए। और जो स्टूडेंट अपने आप को वीक समझते हैं या ये समझते हैं कि यार मेरा कैसे होगा, मुझे तो काफ़ी फियर लग रहा है कि यार फिजिक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये होती है कि बोर्ड आपको हिंट भी करता है, जैसे डेरिवेशन है, जैसे 3 नंबर के क्वेश्चन है, वो हिंट करता है कि यार इसके आसपास मैं पूछूंगा, और कई बार तो बिल्कुल हूबहू वो पूछ लेता है। तो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करें, इस पेपर को बहुत अच्छे से समझ के जाएं, देखें किस टाइप के पैटर्न, डेरिवेशन या छोटे छोटे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए, एमसीक्यू किस टाइप के पूछे गए। पेपर का जो लेवल रहेगा इसके अराउंड ही रहेगा, ना तो इससे ऊपर रहेगा ना तो इससे नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे किस टाइप का लेवल है, किस टाइप का पैटर्न यहाँ पे आने वाला है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे पता होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में 1 मिनट में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस टाइप का पैटर्न है और क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर जो 1 है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला जो पैटर्न है वही 4 मार्क्स। और यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर है आपका वो कितने का है, 3 मार्क्स है, ठीक है। हम आरबीएसई पैटर्न की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम सीबीएसई की भी बात करेंगे, 12th एज वेल एज हम बात करेंगे 10th की भी, मैथ्स और साइंस के पेपर जो आ चुके हैं। अब यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक करंट, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को जो मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो कितने हैं, 4 मार्क्स है। और मैग्नेटिक फील्ड जो भी है यहाँ पे चैप्टर हमारा, उसके 4 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 5 मैटर रिलेटेड चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, 3 मार्क्स का है। और चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा ईएमआई की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 4 मार्क्स का है बेटा।
और एसी की बात करें यहाँ पर, तो एसी हमारा 5 मार्क्स का है। तो देखो ये ज़्यादा नंबर तो 5 ये वाला है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये 2 मार्क्स का है, बिल्कुल सिंपल। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स, सबसे ज़्यादा नंबर का यही चैप्टर है, 7 मार्क्स। और वेव ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स के बाद कौन आ जाता है, वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट 5 मार्क्स का है। और अगर बात करें यहाँ पर ड्यूअल नेचर की बात करें, ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर 4 मार्क्स का है। और एटम्स की बात करें तो ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। फिर न्यूक्लियाई की बात करें तो न्यूक्लियाई चैप्टर बेटा 3 मार्क्स का है। और फाइनली सेमीकंडक्टर हमारे 4 मार्क्स का है। टोटल मिला के कितना हो गया, 56। प्रिपरेशन करते टाइम ध्यान रखना, हमेशा एक टॉपर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी होती है वो इजी टू कहाँ जाता है, मीडियम चैप्टर्स, ठीक है, या मॉडरेट चैप्टर भी कह सकते हैं आप इसको, जिसका लेवल मॉडरेट हो। और उसके बाद लास्ट में किस पे जाएगा, जो चैप्टर हार्ड है। क्यों ऐसा किया जाता है, बिकॉज हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ईजी वाला तो हमें परमानेंट ही याद रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईजी वाला हमें याद नहीं रहे, ठीक है। मॉडरेट वाला थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम हमें किसको देना पड़ेगा, हार्ड जो पैटर्न हमें दिया हुआ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप से हमें करना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझते हुए जाओगे तो 56 में से 56 अचीव करोगे, और थोड़ा इधर उधर समझोगे तो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। ये आपको ये भी बता दिया। फिर ये यहाँ पर पूरा ब्लूप्रिंट है इसका, कि किस टाइप का पैटर्न है और किस टाइप की ब्लूप्रिंट यहाँ पे फिजिक्स की होने वाली है, ठीक है। तो ये हम इतना डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसको अब ज़्यादा हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, हम पेपर पे आ जाते हैं। तो पेपर आपकी 56 मार्क्स का है, 2024 का लिया हुआ है, ठीक है। 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलेंगे आपको यूटिलाइज करने के लिए। वहाँ टाइम का सेगमेंट भी आपको डिफाइन कर दिया है बोर्ड की तरफ से। अब देखो हम सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम सेक्शन ए ही सॉल्व करेंगे, और इसके 3 पार्ट्स में हम इस पेपर को बहुत अच्छे से एलोबरेट करेंगे कि बोर्ड क्या कहना चाहता है और क्या ये टारगेट रखता है स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट किस तरह तैयारी करें, किस तरीके से करें, है ना। तो उम्मीद है, मुझे लगता है कि बोर्ड इस बार चाहता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को अप्रोच के साथ रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू में भी न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है, और कुछ क्वेश्चन लॉजिकल भी है ना। फिर फिल इन द ब्लैंक वाले स्टैटिक क्वेश्चन है, याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ने पड़ेंगे। फिर आगे बात करेंगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हैं। तो ये 3 जो टाइप हैं यहाँ पर सेक्शन ए में, उसकी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सर पूरा क्यों नहीं करा रहे हो, पूरा इसलिए नहीं करा रहे बेटा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एंड यू नो वेरी वेल आज के स्टूडेंट को ज़्यादा से 10 या 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव करने की कैपेसिटी नहीं है, एक्सेप्ट हॉटस्टार या अमेजोन प्राइम एंड ऑल दैट। उम्मीद समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे बात हम करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 1 में क्या है, किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले, हिंदी मीडियम वाले देख। के इज यूज्ड इन कूलॉम फोर्स, एफ इजिकल टू क्या दे रखा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एक्सप्रेस इन द एसआई यूनिट। मतलब हमें कुल मिला के यहाँ पे के की यूनिट पूछी हुई है। जैसे हिंदी में देखें तो निर्वात में 2 बिंदु है, Q1 Q2 के दोनों के बीच में जो कूलाम बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लग रहा है। और इसके बीच में जो नियतांक दे रखा है के, और इसकी एसआई पद्धति में क्या पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है। और अगर यूनिट की बात करें तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, जो हमें दे ही रखा है, के Q1 Q2 अपन क्या दे रखा है, आर स्क्वायर। और के की बात करें तो बेटा एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, Q1 और Q2। तो सिंपल है, न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम यहाँ पे किया बोर्ड ने, कि एक वैल्यू दे रखी है, तो के की वैल्यू अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात है। 1/4 को सॉल्व करके वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁻9 आती है। तो इसके जो हिसाब से यहाँ पे डियर स्टूडेंट 9 इंटू 10⁻9 क्वेश्चन का जो है ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो पहले जो एमसीक्यू आया उसका आंसर क्या रहेगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने को, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, तो सेकंड क्वेश्चन रिलेट करता है आपके चैप्टर नंबर 2 से। करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है। तो वैसे तो संबंध हम जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, -E.R होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जानना चाहता है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म अगर किसी ने पढ़ी है
बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होती क्वेश्चन उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो अब देखो v इज इक्वल टू वी का तो वी ये रहा, माइनस का माइनस आ गया, डी ई बाई डी आर करा और कैप आर कर दिया है। देखो दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे कहीं मैच नहीं हो सकता क्योंकि v इज इक्वल टू मिलाना है, तो यहाँ डी ई बाई डी आर है और यहाँ पे क्या, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर फॉर्म के, कैप लिख लेते हैं और नीचे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थर्ड एमसीक्यू क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड एमसीक्यू भी सीधा सीधा अप्रोच रखता है कि अगर आपको स्टैटिकली याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा इसको। गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या है, या एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, और इंग्लिश में बोले तो द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी इन एसआई सिस्टम। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा कोई डिफिकल्ट वाला बात ही नहीं होना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी कोई भी हो, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दिख रहा है, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं एमसीक्यू पैटर्न में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा और अपवहन वेग में क्या संबंध है, मतलब आई और वीडी में क्या संबंध है। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो थोड़ा सा टारगेट रखे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग क्या डिमांड करता है हमसे। वो यही चाहता है कि बच्चे ने अगर पढ़ा है तो उसको रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसका रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब देख लो कौन से ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, ये रहा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन ई ए वी डी हो जाएगा। तो ये तो फोर्थ इसका क्या रहा, सही आंसर। याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया है एमसीक्यू की फॉर्म में, वो चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है और कैसे होगा ये। तो डियर स्टूडेंट, करंट 1 एम्पियर दे रखा है, आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। यह धारा का जो मान है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और फेरे 100 दे रखे हैं, और धारा का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, और कुंडली के केंद्र पर, मतलब हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये हिंदी वालों के लिए समझा दिया। इंग्लिश वाले देखें, आई की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, और जो रेडियस दे रखा है वो बेटा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और 10 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा आपको, मीटर में। तो आपको पता है ये आंसर कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कैसे, आर इज इक्वल टू आपको पता है 10 में किसको डिवाइड करेंगे, 100 को, तो 0 से 0 कैंसिल, और 0.1 क्या हो जाएगा, मीटर रेडियस आ गई। इसके आगे बात करें, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, और हमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सिंपल सी अप्रोच बताइए हमें, क्या अप्रोच पूछी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे कितना होगा। अगर इसका फॉर्मूला याद है तो चुटकियों में क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला याद ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन हो जाए। यहाँ फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ये फॉर्मूला है। अब अपने को म्यू नॉट की वैल्यू पता है कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर क्या होती है, -7, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। आई की वैल्यू 1 एम्पियर ऑलरेडी है, और नीचे बात करें 2 का 2 रहेगा, और आर की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये कितनी बार चला गया, 2 टाइम्स, और पॉइंट को सॉल्व करें तो कितनी बार ऊपर आएगा, तो 0 आ जाएगा। अब नीचे क्या बचा है, 2, ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ जाएगा 3.14, और 10 टू दी पावर ये -7, और ये 10 टू दी पावर 3 हो जाएगी, -7 और 10 की पावर ये +3 हो जाएगी बेटा। और इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6.28 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -4। अब देख लो कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला टकला जो भी बोलो, यस और नो। तो ये बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है जो हमने बात की एमसीक्यू नंबर 5 की। और आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा एमसीक्यू नंबर कौन सा है, 6। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में समझा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है किसी के नहीं आए तो वो पॉज कर ले, समझें, थोड़ा स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो बात करें यहाँ पर, जो ये हमारा पैटर्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर, द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और मैंने जब पढ़ाया तब भी बोला था कि ये क्वेश्चन या केस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ जो होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है।
तो शक्ति गुणांक होता क्या है वैसे, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो पावर फैक्टर इज नथिंग बट इट इज अ cos फाइव। ठीक है, cos फाइव की वैल्यू पूछ रहा है। अब अपने को पता है कि यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। क्यों जीरो होती है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा। कोई वी और आई के बीच में एंगल बने, लीड करे लैग करे तो समझ में आता है, ना तो लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, जैसे इंडक्टिव सर्किट करता है या क्या उन करता है बेटा, कैपेसिटिव सर्किट करता है। तो फिलहाल यहाँ पे cos फाइव की वैल्यू या cos जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा, 7 है। 7 में क्या पूछा हुआ है उसको देख लो एक बार, समझ लो, ताकि हम फिर आगे बढ़ें। सीधा सा क्वेश्चन है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी कंडक्शन करंट और एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। समीकरण क्या दर्शाता है, एम्पियर का नियम, मैक्सवेल का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर मैक्सवेल का नियम। तो किसी ने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वैसे भी 2 नंबर का चैप्टर है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि मैक्सवेल यहाँ पे मॉडिफिकेशन करता है एम्पियर लॉ में। ठीक है, वैसे एम्पियर लॉ की बात करें तो एम्पियर लॉ तो ये है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और समेशन क्या है बेटा आई, ये तो एम्पियर लॉ है। लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जैसी बात आ जाती है तो मैक्सवेल यहाँ पे बताता है कंडक्शन करंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर राइट होगा डी। तो देखो इंग्लिश वाले भी समझ लें, इक्वेशन है और ये क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। म्यू नॉट बाहर है, आई सी है उधर, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओपन डी टी शोज क्या करता है, याद रखें एम्पियर और मैक्सवेल का कॉम्बिनेशन की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर मैक्सवेल लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बात की है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है और अपने को पूछा है इसकी वक्रता त्रिज्या। अब बहुत सारे जल्दी जल्दी में बच्चे आर इजिकल टू 2F लगा लेते हैं और सीधा ही बोल देते हैं कि सर 2 इंटू क्या कर दो 14 और 28 सेंटीमीटर आंसर हो गया। लेकिन यहाँ साइन का भी बहुत बड़ा इशू है। क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बात किसकी चल रही है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें, फोकल लेंथ आपको दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर का, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अगर 10th के कौन से बहुत अच्छे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जहाँ पर कोटिंग इनसाइड होती है और यहाँ कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो ये आपका फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ से कोई रे आई, ये क्या हो जाएगी डाइवर्ट। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे कोटिंग है और कोटिंग को पास कर सकती नहीं है और जो डॉट लाइन हम शो करते हैं वो सारी इमेजिनेशन होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा लॉ लगाया, ऑब्लिक रूल लगा दिया हमने और ऑब्लिक रूल लगा के देखा हमने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, राइट साइड। और आपको पहले ही कहा है ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी इमेज, और इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, राइट साइड बन रही है। और मैंने पहले ही कहा है डियर स्टूडेंट कि जिस तरफ इमेज बनेगी उसी तरफ आपको फोकल लेंथ लेनी है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है, पावर अकोमोडेशन भी पढ़ा 10th में, द एडजस्टमेंट ऑफ आई टू सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। तो एडजस्टमेंट किसका हो रहा है, फोकल लेंथ का हो रहा है, चाहे दूर वाला ऑब्जेक्ट देखो या पास वाला देखो, टू सी द फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट, दोनों की यहाँ बात चलती है। तो हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो यहाँ अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही रहेगी तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 28 सेंटीमीटर प्लस का, माइनस में आंसर नहीं आएगा। ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ क्या आंसर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो बनाया है यहाँ पर, इसलिए शानदार कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में खास करके देखने को मिलते हैं कि सीबीएसई का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ उठा के आरबीएसई ने दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है 1.47 डिसअपियर इन अ थ्रू ओपन कंटेनर ऑफ अ लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज। वैसे तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी डायरेक्ट आंसर नहीं, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं अगर डीप नॉलेज अगर रखते हैं। क्या कह रहा है, एक जादूगर है, ठीक है, लिखा भी एक जादूगर है, खेल दिखाते समय जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है और अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणी का खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता, मतलब गायब कर देता है। जैसे आपका लिक्विड है उसके जैसा ही ट्रांसपेरेंट एक ग्लास अंदर रखता है और वो ग्लास ही गायब हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या कंडीशन था, वैसे है तो पूरा मैजिक क्या है, साइंस ही है, साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। एक दिमाग में एक फोबिया क्रिएट कर देते हैं कि भाई उनके पास कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे हैव द वॉट सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइंस, और जिसकी वजह से वो अपना एक सिस्टम शो करते हैं और पब्लिक उन्हें पसंद करती है। उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे ग्लास अंदर रख दिया ये बोल रहा है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
वैसे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू n1/n2 और माइनस का क्या है 1 है, और इधर फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं 1/r1 माइनस क्या करते हैं बेटा 1/r2 करते हैं। अब देखो यहाँ बात मुझे बताओ, ये अदृश्य हो गया है, ठीक है, या इनविजिबल हो गया है बेटा। इनविजिबल का मतलब वी डोंट नो कहाँ पर है वो, तो इसकी फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। क्या लेते हैं बेटा, इनफाइनाइट। ये भी चीज़ें आनी चाहिए कि एफ क्यों इनफाइनाइट लिया है, क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे। तो पहले ही उसने कहा है वो अदृश्य हो गया है या इनविजिबल हो गया है, तो एफ इजिकल टू हमने इनफाइनाइट ले लिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। और यहाँ कर दिया n1 माइनस क्या कर दिया n2, और अपॉन क्या हो जाएगा n2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और पहली पता है साइन कन्वेंशन रूल लगाएंगे तो 1/r प्लस क्या आ जाएगा 1/r, ठीक है। देखो यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2 था, उसको मैंने सिमिलरली क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे अंदर रखेंगे तो वो इनविजिबल हो जाता है, और इनविजिबल होने के बाद हमें वो दिखता नहीं है। और दिखने की नहीं दिखने का कारण एक ही है कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो दोनों का क्या है, सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ जब भी मैजिशियन बात कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और जब डिसअपियर की बात करता है, तो किस तरीके से वो सिमिलर पैटर्न पे चलता है वो भी जानना हमें ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, साफ साफ बोला है कि ग्लास लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास लेंस जैसे ही अंदर जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या लेगा, सेम। जितना वो वाटर के अंदर जाएगा वही शेप लेकर बैठेगा जो उसका खुद का शेप है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, सॉरी, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कि जितना वो शेप में है उतना ही वाटर उसके अराउंड क्या होगा, कवर करेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। तो 1/0 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा n1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा n2, और नीचे क्या आ जाएगा n2 आ जाएगा, और ये बेसिकली हो जाएगा 2/r हो जाएगा बेटा। अब देखते हैं ये 0 ऊपर जाएगा तो 0/1 वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और ये n1 माइनस n2 ये रह जाएगा। अब n2 का मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, 0 ही रहेगा। r का मल्टीप्लाई 0 के साथ करो, 0 ही रहेगा। और 2 इसमें डिवाइड करोगे तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो n1 माइनस n2 कितना आ गया, 0 आ गया। n1 किसके बराबर हो गया, n2 के बराबर। इतना सॉल्व नहीं करो तो वैसे भी जो हमारी क्लासेस हमने यहाँ पे चलाई थी, जो बच्चों को समझाया था, ठीक है, जो ऑनलाइन थे उनको भी हमने ये चीज़ें समझाई थी, तब भी मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आए तो n1 बराबर क्या कर देना है, n2 कर देना है डायरेक्ट। अगर कोई बोले विजिबल चीज़ थी वो इनविजिबल हो गई है, तो ऐसा कभी भी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके क्या कर दिया, बराबर। सीधा ही जो आंसर था तो ऑप्शन नंबर क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। बस ये आपको समझाने के लिए पूरा पैटर्न किया है कि सर फिर फॉर्मूला क्या काम का, तो फॉर्मूला तो काम का है, लेकिन पहले अप्रोच पता होनी चाहिए, तो डायरेक्ट आप सेंस लगा सकते हैं कि कोई चीज़ अगर इनविजिबल हुई है उनके अंदर जाकर, तो डेफिनेटली वहाँ पर n1 किसके बराबर हो जाएगा, n2 के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कुछ समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वैसे तो सिलेबस में तो डिलीट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ आ गया है, और मैंने स्टूडेंट को पहले भी कहा था कि आरबीएसई बोर्ड कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित क्या करता है, तो भाई क्या प्रदर्शित करता है, मेलस लॉ। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद है तो ठीक है, नहीं तो जिंदाबाद। तो इंग्लिश वालों के लिए भी देख लीजिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मेलस लॉ रिप्रेजेंट करता है। फिर एक और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की बात की है बेटा। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की बात करें तो यहाँ पे कौन सा सही लगना चाहिए, तो हमने वैसे तो फॉर्मूला क्या याद होता है बच्चों को, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला याद होता है हाफ ऑफ वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये तो याद होता है सबको। बस ये याद है तो सब बात खत्म होगी। एच एफ नॉट को हम क्या बोलते हैं इधर, एच एफ, और इसको क्या बोलते हैं, फाई नॉट, 1/2 m वी मैक्सिमम स्क्वायर कर दिया बेटा। और एच एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, 1/2 m वी मैक्सिमम स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, फाइनल। बस सिंपल सी कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए रहेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। और ये भी मैंने कई बार बोला है कि आइंस्टीन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमेशा एग्जामिनर इस पर अप्रोच कर सकता है, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, या 4 नंबर का हो। ठीक है, बहुत जल्दी हम सीरीज लेकर आएंगे, फ्री सीरीज रहेगी। क्या क्या चैप्टर नंबर 1 2 3 सारे डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसी बात करेंगे। वो सीरीज से साथ जुड़ना तो आपको पता पड़ेगा, ठीक है, तो हमसे जुड़ोगे तो कहीं नुकसान नहीं होने वाला बेटा। मार्केट में तो कुछ भी बोलते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे सीजियम का, जो बात करें वर्क फंक्शन, किसकी बात करिए बेटा, वर्क फंक्शन। तो यहाँ भी आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। सीजियम का जो कार्यफलन है, कार्यफलन का मतलब क्या दे रखा है बेटा, फाई नॉट। और अगर यहाँ देखें तो द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम कितना दे रखा है, 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। और आपको पूछा है कि इसकी दहली आवृत्ति क्या होगी, और यहाँ पे क्या पूछा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, 3 नहीं है,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है सीजीएम की। तो यार अगर अपने को थोड़ा सा पता हो तो हमें फॉर्मूला पता है, पाई नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एच एफ नॉट और एफ नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई नॉट में क्या डिवाइड कर देंगे, एच डिवाइड कर देंगे। अब सवाल ये है कि यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ले नहीं सकते क्योंकि उसको चेंज करना पड़ेगा जूल में। तो याद होगा सभी स्टूडेंट को कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और उसको जूल में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ई की वैल्यू लिखनी पड़ती है हमें बस। फिर एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.64 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 34। बस एक सिंपल कंडीशन है, वो अगर आती है तो काफ़ी सवाल वैसे ही सिंपल हो जाते। तो सॉल्व करके दिखाओ ज़रा बेटा, कैलकुलेशन तो करो एटलीस्ट। इसका कैलकुलेशन करके बताओ क्या आंसर आता है, किस तरीके से सॉल्व होगा ये। देखो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पॉइंट से तो पॉइंट क्या हो गया है कैंसिल, और यहाँ पॉइंट अगर नीचे भी ले आएंगे तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 13.24 नीचे क्या आ जाएगा 664 आ जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम। ठीक है, अभी तो कैंसिल नहीं करे तो बेटर है। ठीक है 16 रहने दो 16, और अगर यहाँ सॉल्व करें 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस का 19, और नीचे क्या 10 की पावर माइनस का 34 है। 34 पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 33 ऊपर आएगा तो प्लस का 33 आएगा, और प्लस के 33 में से 90 निकाल देंगे तो कितना रहना चाहिए देख लो। यहाँ हो जाएगा 1324 इंटू क्या हो जाएगा 16, और 664 करोगे तो माइनस का 33 है, माइनस का 33 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 33 हो, प्लस का 30। तो देखो वैसे ही यहाँ पे 10 टू दी पावर कितना होगा, ये हो जाएगा अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा 14 प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे और पॉइंटों में आंसर निकालेंगे, तो अब जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो पता पड़ेगा, ऐसे तो पता पड़ेगा नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन सॉल्व करें। तो सीधा इसका आंसर आता है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा प्लस 15 हर्ट्स, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लें, सीजीएम की जो दहली आवृत्ति होगी वो कितनी होगी 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 15 हर्ट्स। नॉर्मल फॉर्मूला है फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन का मतलब ये होता है आपने पढ़ा है तो याद होगा, नहीं तो छोड़ दो। या बोलोगे अटेंड तो करना, यार अटेंड करने में मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन अप्रोच तो होनी चाहिए ना। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn है, समानुपाती किसकी होगी, तो n स्क्वायर के समानुपाती होगी, n स्क्वायर के समानुपाती होगी, है ना। और इंग्लिश में पढ़ लें, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम Rn इज किसके प्रोपोर्शनल होगा, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन अगेन आ गया, जो 14 वाला है वह स्टैटिक क्वेश्चन है, और ये मैंने बार बार पढ़ाते टाइम कहा है। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट थे सभी को मैंने कहा है, क्या कहा था बार बार कि भाई एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा कितनी है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यूनिट जरूर ध्यान रखें कंफ्यूज के लिए, यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU बराबर कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बात करें, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। यार ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो यू आर द किंग, फॉर्मूला याद नहीं है तो यू आर द जीरो। ठीक है, देखे बेटा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा कितनी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा पूछी है, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, दिया क्या है सर, तो अपने को दे रखी है टोटल एनर्जी दे रखी है, और टोटल एनर्जी बराबर ई, और हाइड्रोजन के लिए तो 1, और माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जैसे आपको बताऊं मैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस टोटल एनर्जी। तो भाई यहाँ पे माइनस कर दूँ, और माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है अपने को, ये प्लस का क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये तो हमने ई के निकाला, मतलब काइनेटिक एनर्जी है डियर स्टूडेंट, अभी आंसर नहीं आया है इसका। नाउ डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे हमें क्या निकालने को बोला है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो बच्चे पढ़े उन्हें तो पता है, आपको ऐसा लगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो फिर इशू इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो गए हैं।
वापस रिवाइज कर लें, अभी तो टाइम है। 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आंसर रहेगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका क्या रह जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी पे अप्रोच करेंगे, नॉट सी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बच्चे को ये पता नहीं होता कि पहले के निकालना पड़ेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस का वैल्यू लिखेंगे तो ऑलरेडी किस में आ जाएगी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी मैंने कई बार जब पढ़ाया था तो हमारे प्रिंटेड नोट्स थे जो हमने बाई किए थे, उसमें भी हमने बहुत अच्छी सी डिटेल में समझाया था। मैंने कहा कि ये ऐसे नोट्स हैं, ठीक है, जो नीट से लगाकर IIT से लगाकर या बोर्ड से लगाकर सारे पैटर्न को कवर करता है। तो जितना आप एक्टिव थे क्लास में उतने ही एक्टिवनेस के साथ आपको यहाँ पे आंसर्स मिलेंगे, और नहीं एक्टिव थे तो कोई मतलब ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेमीकंडक्टर? और ये कई बार बच्चों को भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या। यार जरूर आएगा यार, ऑर्गेनिक की बात करिए, इनऑर्गेनिक की बात नहीं की है। तो ऑर्गेनिक कौन होता है? यहाँ रहता है कौन? एंथ्रासीन, CDS, गैलियम आर्सेनिक, कार्बन, ये सब पढ़ते हैं। ये नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? एंथ्रासीन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन की डायरेक्ट ही मैं यही बात करूंगा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण के अधिकतम मान P व E के बीच का कोण कितना होना चाहिए? और अगर इंग्लिश में बात करें तो एंगल बिटवीन P एंड E फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क व्हेन द डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार पहले ही पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। और अगर मुझे टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो डेफिनेटली मुझे थीटा की वैल्यू क्या चाहिए? 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PE साइन 90 हो जाएगा बेटा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? PE। तो यार एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए? 90, है ना। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर घटता है, कब घटेगा ये पूछा है। मतलब इंग्लिश में पढ़े, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज बाय, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज बाय। थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ ताकि सबको दिखे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं बेटा। देखो किस तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीज। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ का। तो आपको पता है हमारा फॉर्मूला या जो रिलेशन पढ़े हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो हमें पता है लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये कम तो ये भी कम। आंसर सीधा आ जाएगा डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज इट्स लेंथ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीज तभी होगा जब लेंथ को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, लंबाई कम पर घटता है। तो ये एक धारामापी को वोल्ट मीटर से रूपांतरित करने के लिए उसको श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी बोल दिया है यार, क्वेश्चन में तो सीरीज भी बोल दिया। आपको पता है कि G2V, ये भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, G2V चेंज करते हैं तो हम क्या लेते हैं? हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल नहीं लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज की बात करते हैं। ये चीज़ें अपने को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो खुद एक वोल्ट मीटर होता है, उसके साथ जो रेजिस्टेंस आता है वो पैरेलल में आता है, और उसके अपोजिट हम लेते हैं किस में? सीरीज में लेते हैं। अब सीरीज में जो ले रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कैसा होगा? हायर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी काई एम, काई एम की बात करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी सुपर कंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होगा? पहले तो ये पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर होता क्या है, किस टाइप का मटेरियल है। तो सुपर कंडक्टर कैसा है बेटा? प्योरली डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और मैंने हर हमेशा बताया था, ठीक है, जो लोग चैनल से जुड़े हुए, तो मैंने पहले ही कहा था कि डाईमैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस है, डाईमैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो कौन है? सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर कैसा है? डाईमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक के लिए हमने बताया था आई एम की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? -1। प्योरली डाईमैग्नेटिक होना चाहिए। देखो हर बार एक एक चीज़ तरीके से समझा रहा हूँ। तो जो भी रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, 27 25 जितना भी होगा, हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर आपको एलोबरेट तरीके से समझ में आ जाए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब फिर बोला है प्रत्यावर्ती धारा, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो -1। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान, शिखर मान किसको बोलते हैं? IM को बोलते हैं। ठीक है, वो कितना गुना होता है? तो सभी को पता है 1/√2। और इंग्लिश वालों के लिए द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज, तो 1/√2 हो जाएगी इसकी IM की। और IM को क्या बोलते हैं हम? पिक वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? पिक वैल्यू। उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं हमें, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमें, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम।
अच्छा डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर, इसका मतलब होने वाला तो क्या है इधर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा बेटा, रे ऑप्टिक्स का है ये क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन कितना है 90, वो एंगल क्या कहलाएगा, तो वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, क्रिटिकल। और जैसे ही 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, TIR कहलाएगा। अभी तो क्रिटिकल एंगल का पूछा हमें, ठीक है। और हिंदी में देख लेते हैं, जब प्रकाश का सघन माध्यम से कहा जाता है विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो उस माध्यम युगल के लिए क्या कहलाता है, युगल के लिए क्या कहलाता है ये समझ में आना चाहिए। उसके लिए हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं बेटा, क्रांतिक कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है बेटा, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए बेटा। फिर एक क्वेश्चन और पूछा हुआ 7th वाला, ठीक है, कोशिश करेंगे फटाफट बताने की क्योंकि फिर आगे मुझे निकलना भी है। देखो बेटा, ध्रुवण ही वह घटना है जो बताती है कि प्रकाश तरंगे डैश डैश प्रकृति की है। तो अप्रगामी अप्रगामी ये जो भी आप कहते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश में बोले तो पोलराइजेशन इज द फिनोमेनन विच शोज द लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स नेचर। कैसी नेचर की होती है, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो जो भी है ये देखें, थोड़ा सा समझें चीज़ें, क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आज ही पढ़ाया था और आज ही मैं लाइव बैच में ये बात कर रहा था और बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस पर क्वेश्चन RPSC पूछ रही है। अब मेरे को तो पता भी नहीं था, अभी खोला है आपके सामने यही पेपर। यहाँ पूछा है दहली आवृत्ति और निरोधी विभवांतक विभव का मान क्या होगा। तो वैसे तो मान क्या होता है, शून्य ही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है, सबको पता है कि V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये चलता है बच्चा लेकर। लेकिन आपको पता होगा जब ग्राफ की बात करते हैं V0 और F में, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, मतलब ये वाला पॉइंट छोड़ दिया जाता है। ये जो छोड़ा हुआ पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कट ऑफ पोटेंशियल मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा बेटा। ठीक है, अब आपने समझा है नहीं समझा है वो आप देख लीजिए बेटा। नाभिक की खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट, ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसने की थी भाई, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब की डिस्कवरी थी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे लिखा है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज। तो प्योर सेमीकंडक्टर क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। और इंसुलेटर पर भाई इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वही बोल रहा है परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालकों की चालकता का मान क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे बेटा, शून्य ही रखेंगे। आगे देखते हैं। अब ए वन मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट जितना हो सके, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए सर ने समझाया नहीं है, ताकि मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। मैंने कहा था कि भी आज सेक्शन ये तो कंप्लीट करवाऊंगा, बाकी सेक्शन की जो पार्ट है या वीडियोज़ है वो आप देख लेना। किसी एकल धनावेश Q अगर धनावेश है, धन मतलब धनात्मक है, तो सम विभव पृष्ठ बनाइए। इंग्लिश में बोले ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज बोला है तो आपको पता है प्लस चार्ज की कैपेसिटी क्या होती है, ये डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है, डोनेटिंग नेचर का होता है। तो इसकी जो भी लाइन बनाएंगे बाहर की तरफ, आउटवर्ड बनाएंगे, तो हम सीधा बोलेंगे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। या इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी रहेगी, आउटवर्ड, क्योंकि कोई भी धनावेशित होता है वो क्या होता है, डोनेटिंग प्रॉपर्टी का रखता है। ठीक है, दाता होता है, ये देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है बेटा। नेक्स्ट है अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता व ताप में ग्राफ बनाइए, या ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो सीधी बात है, ये आपकी रेजिस्टिविटी होगी, ये टेम्परेचर हो गया, इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, आप देख लेना। चुंबक तत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए, राइट द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट ds और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है बेटा, क्लोज लूप। और क्लोज लूप की वजह से यहाँ पे गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई होता नहीं है। चलिए खैर, यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी। देखो क्या बोल रहा है, लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है। लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है, तो याद रखना कौन सा लॉ है, विच कंजर्वेशन लॉ फॉर द फॉलोड बाय द लेंज लॉ। यहाँ लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, प्रकाश तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें या पथांतर के रूप में लिखिए। यह बोल रहा है राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन द पाथ डिफरेंस। याद रखना, अगर कंस्ट्रक्टिव है या इसकी बात करें कंस्ट्रक्टिव की,
तो इवन मल्टीपल्स होगा, पाथ डिफरेंस जो है टू रेज का वो इवन मल्टीपल्स होगा किसका, पाई और 180 डिग्री का, ठीक है। और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो ऑड मल्टीपल्स होगा बेटा, कैसा होगा, ऑड मल्टीपल्स होगा टू रेज का। और यहाँ पे याद रखें ये भी पाई और 180 डिग्री होगा, लेकिन इसके साथ जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। और यहाँ मल्टीपल्स क्या होंगे बेटा, इवन होंगे। डिफाइन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैं समझा देता हूँ क्या होगा। व्हेन अ लाइट रे विद अ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, सूटेबल का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के साथ अगर इंसिडेंट करे और हमारे पास बाहर कौन आ जाए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, PW बोलते हैं, या शॉर्ट में बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। राइट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, तो क्या रहेगी भाई, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी मैंने समझाई थी और बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, क्योंकि टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पूछी जाएगी, क्योंकि इस बार कुछ अल्फा बीटा गामा डिलीट हो गया है। तो याद रखना, राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर थर्मोन्यूक्लियर, पहला आंसर होगा हाई डेंसिटी, पहला आंसर होगा बेटा हाई डेंसिटी। और दूसरा बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्या रहेगा, हाई डेंसिटी क्लियर होना चाहिए। दूसरा आंसर रहेगा टेम्परेचर भी क्या रहना चाहिए, हाई। ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं हीट डेवलप होती है और जिसकी वजह से यहाँ फ्यूज़न प्रोसेस कंप्लीट होता है, या कहे तो जो भी है कंप्लीट हो या एंड हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस कभी भी एंड होता नहीं है। कंप्लीट का मतलब शुरू हो गया, हमारा जो काम था वो हो गया। अब देखिए बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आरेख बना दिया गया, यहाँ पे आपको दे दिया गया है बी, क्या दे दिया गया है बेटा, बी। इस क्वेश्चन को समझें और समझने की कोशिश करें। ये तो बी दे रखा है और ये क्या दे रखा है बेटा, थीटा दे रखा है। ये बोल रहा है ये है क्या, इस आरेख में बी थीटा किसका निरूपण करते हैं। गीगर मार्शल ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कूलॉम फील्ड ऑफ हैवी न्यूक्लियस शोन इन फिगर। तो आपको पता होना चाहिए बी यहाँ पे शो क्या करता है बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या शो करता है बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर शो करता है। लेकिन यहाँ अगर बात करें अल्फा क्या शो करता है, तो अल्फा शो करता है स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, सॉरी थीटा क्या शो करता है, थीटा थीटा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल कौन है बेटा, यहाँ हीलियम ही कौन है, अल्फा पार्टिकल है। उम्मीद है यहाँ तक मैंने सेक्शन ये पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सेक्शन बी का, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा जो कंटेंट हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आप प्लीज़ वॉच करें इसको और चीज़ों को समझें, जहाँ डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट GV फाउंडेशन, एंड आई होप सो सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू सो मच।